हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि ये हॉरर तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में ये कहानी बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होने वाली है। दोस्तों, ये कहानी जो है मैंने जब इसको पहली बार पढ़ा था तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा हार्ट टचिंग भी लगा था, क्योंकि इसमें क्या है ये ना आपको कहानी के एंड तक आपको पता लग ही जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा काम बहुत ज़्यादा पसंद आता है तो फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आप में से अभी भी 95% लोग ऐसे हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ 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 आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे हमें और हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके सामने ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे कॉन्टेंट, अच्छी अच्छी स्टोरी आपके सामने ला सके। तो दोस्तों, बगैर कोई वक्त ज़ाया किए हम सीधा कहानी की तरफ मूव होते हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये हमें अमेरिका के एक एनआरआई फैमिली में भेजी है। दोस्तों, इस फैमिली में एक बहुत ही एजेड सा कपल है और उनके दो बेटे हैं। बड़े वाले का नाम आरव है और छोटे वाले का नाम सौरभ है। अब सौरभ जो है वो तो कनाडा में पढ़ाई करता है, तो वो ज्यादातर अपने माँ बाप से दूर ही रहता है। जो मेन आरव है ना, कहानी उसके इर्द गिर्द घूमती है। अब जो आरव है वो किसी भी एक टिपिकल इंडियन फैमिली की तरह अपने माँ बाप का एक बहुत ही लाडला और बहुत ही अच्छा बेटा है। इनके जो माँ बाप हैं ये इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बल्कि आरव और सौरभ में इसी बात का झगड़ा होता भी रहता है कि अपने माँ बाप का ज़्यादा प्यारा कौन है, क्योंकि सौरभ कहता है कि आरव ज़्यादा प्यारा है और आरव जो है वो कहते हैं कि नहीं, मैं अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा प्यारा हूँ। लेकिन इसके पीछे एक वजह भी है, और वो वजह ये है कि आरव घर का बड़ा बेटा तो ज़रूर है, लेकिन साथ ही साथ क्या है कि इनके माँ बाप को माँ का नाम सुनीता है और पापा का नाम महेश है। तो सुनीता जी और महेश जी को शादी के कई सालों तक जो है ना इनको कोई भी औलाद नहीं हो पा रही थी। इन्होंने बहुत जगह दिखाया भी था, बहुत जगह उन्हें ट्रीटमेंट भी करवाए, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने की। कई दरगाह मज़ार जो भी थे इंडिया में आकर के वहाँ विज़िट भी किया, लेकिन उसके बाद भी इनको बहुत लंबे टाइम तक कोई इनको लड़का लड़की कुछ भी नहीं हो पा रहा था। लेकिन क्या होता है कि इन दोनों को अपनी शादी के 10 साल बाद जाकर इनको पहला बेटा होता है, जिसका नाम रखते हैं लोग आरव, और उसी के 3 साल बाद भी सौरभ भी जन्म ले लेता है। अब आरव जो है वो घर की सारी जिम्मेदारी उठाने में सबसे आगे रहता था। आरव हमेशा ये सोचता था कि भाई, मुझे अपने माँ बाप को हर तरह की खुशी देनी है, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तो वो बाय नेचर भी बहुत अच्छा था, अ, वो यारी दोस्ती में भी बहुत अच्छा था। लेकिन अगर कभी भी फैमिली में टाइम देना हो या कुछ भी करना हो ना, तो उसमें ये सबसे आगे रहता ही रहता था। अब वो ये था कि आरव की नई नई जॉब लगी हुई थी, और आरव जो है वो पिछले कुछ महीनों से लगभग 5 से 6 महीने से वो अपने माँ बाप को टाइम दे नहीं पा रहा था। और इस बात की शिकायत भी कहीं ना कहीं उसके माँ बाप को रहती थी, लेकिन वो कभी इतना जाहिर नहीं करते थे। तो लेकिन आरव जो है वो काफी समझदार भी था साथ के साथ, और आरव ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ चुका था कि वो अपने माँ बाप को उतना टाइम नहीं दे पा रहा है जितना टाइम किसी जमाने में दिया करता था। सौरभ भी कई बार फोन करके ये बोलता था कि भाई, थोड़ा सा मम्मी पापा को टाइम दे, मैं तो यहाँ कनाडा में रहता हूँ तो मैं तो चलो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता, लेकिन तू तो वहाँ रहता है, तो मम्मी पापा को ज़्यादा टाइम दिया अगर। तो आरव बोलता है कि हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसकी नई जॉब इस तरीके से उसे कह सकते हैं कि उसे बहुत ज़्यादा फंसाए रखती थी कि वो घर के लिए बहुत ही मुश्किल से टाइम निकाल पाता था। खैर, आरव के मम्मी पापा दोनों को एक बार ही हॉस्पिटल का अपॉइंटमेंट लेना था, और बहुत लंबे टाइम के बाद जाकर उनको वो अपॉइंटमेंट मिल पाया था। और आरव ने ये बोला था कि ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि अपॉइंटमेंट आप दोनों की ही है, तो मैं आप दोनों को जो है वहाँ पे लेके चल पड़ूंगा। अब इसके माँ बाप जो है बड़े खुश हो गए कि लगा कि चलो ठीक है यार, आरव जो है वो हमारे लिए टाइम निकाल रहा है यहाँ पे, वरना तो होता ये था कि अगर खाना भी कभी साथ में खाना हो तो कभी ये लोग साथ बैठ के खा भी नहीं पाते थे। सुबह फटाफट ब्रेकफास्ट किया, अपना निकल गया, दोपहर का लंच तो इसने वहीं ऑफिस पर अपना कर लिया। बेसिकली ऑफिस क्या था, इसका बैंक था जहाँ पे काम करता था, एक बैंक था, प्राइवेट बैंक था, तो एक वहाँ पे काम करता था। और डिनर भी जब होता था तो बहुत लेट आता था घर, तो घर लेट आता था तो फिर लेट इसको डिनर करना होता था, फिर सुबह वही दोबारा से जल्दी उठ के फिर भागो बैंक की तरफ में। तो इसका रूटीन कुछ इसी तरीके से था। सैटरडे संडे का कभी अगर टाइम मिलता भी था तो ये हफ्ते भर इतना थका रहता था कि सैटरडे संडे ज़्यादा टाइम में सोता ही रहता था। तो फैमिली के लिए टाइम अगर मिले भी तो कहाँ से मिले, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही थी। लेकिन आरफ ने इस बार डिसाइड किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस बारी
अपने मम्मी पापा को टाइम दूंगा। और द लीस्ट आई कुड डू इज़ कि मैं उनको जो अपॉइंटमेंट जो है डॉक्टर के वहाँ, मैं उनको वहाँ लेके जाऊँ। एटलीस्ट इतना तो मैं कर ही सकता हूँ अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल करके। तो अब आपको पता ही है कि जो शहर की जो भाग-दौड़ होती है वो किस तरीके की रहती है, और उम्मीद है कि आप में से जो लोग वर्किंग होंगे, जो शहर में रहते होंगे, वो ये बात अच्छे से समझ भी रहे होंगे। 3 से साढ़े 3 के बीच में आरव अपने घर पे फ़ोन करके ये बोलता है कि मम्मी मैं थोड़ा जल्दी निकल पड़ूँगा बैंक से, और जल्दी घर आके मैं आप लोगों को हॉस्पिटल की तरफ ले जाऊँगा। तो उसकी मम्मी कहते हैं कि ठीक है। 5:30 का टाइम होता है और आरव अपने बैंक से निकल पड़ता है घर के लिए। अच्छा, जब ये घर की तरफ निकल रहा था ना, तो इसकी आदत थी कि ये गाना सुनते-सुनते जो है, ये अपना चिल्लाता रहता है। इसको वॉक करने का बड़ा शौक है, तो फिर ये अपना वॉक करते-करते जो है घर की तरफ आ रहा था। वहीं अगर हम घर की तरफ देखते हैं, तो घर की तरफ में क्या हो रहा था कि इसके मम्मी-पापा जो थे, वेट कर लेते कि चलो ठीक है, अब आरव आएगा, अब जो है हमें लेके जाएगा, इस तरीके से। होता ये है कि आरव को 6 बजे घर पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन 6 का साढ़े 6 हो गया, साढ़े 6 से 7 बज गया, लेकिन आरव जो है वो घर आया नहीं था। महेश जी जो कि आरव के पापा हैं, उनको ये लगा था कि यार आरव जो है उसके तो 6 बजे आ जाना चाहिए था, तो अभी तक वो वापस आया क्यों नहीं? तो ये फ़ोन करते हैं आरव को। अब आरव को फ़ोन करें तो उसका फ़ोन लग ही नहीं रहा था, स्विच ऑफ आ रहा था, कभी नॉट रीचेबल आ रहा था। तो इनको बहुत अजीब लगा कि आरव कभी ऐसा तो नहीं करता था, वो कभी भी अपना फ़ोन स्विच ऑफ नहीं रखता था। या अगर वो कभी ऐसी किसी जगह पे अगर जाए भी, या अगर नॉट रीचेबल हो या कुछ भी हो, तो वो एक कॉल बैक भी करता था, लेकिन इसका कॉल बैक भी नहीं है। तो उसके बाद फिर थोड़ी देर और रुकते हैं, 5-10 मिनट बाद, तो दोबारा ये लोग कॉल करते हैं। इस बारी इनकी मम्मी ने फ़ोन किया था आरव को। तो आरव को फ़ोन करे तो फिर वही स्विच ऑफ आ रहा है या नॉट रीचेबल आ रहा है, इस तरीके से चीज़ें हो रही थी। लेकिन तभी क्या होता है, जैसे ही इनकी मम्मी फ़ोन रखती हैं कि चलो ठीक है, अभी आरव का तो फ़ोन लग नहीं रहा है, तो चलो मैं फ़ोन काट देती हूँ अभी। तभी के तभी क्या होता है, साथ के साथ ही आरव का फ़ोन आता है सामने से। अब आरव का फ़ोन आया तो इनकी मम्मी ने फ़ोन उठाया, कहा कि यार बेटे तू कहाँ रह गया है? इतना टाइम हो गया है, तू अभी तक आया नहीं वापस, क्या हो गया है? 6 बजे आना था तुझे, अभी 7 बज रहा है, सवा 7 हो रहा है और अभी तक तेरा कोई अता-पता नहीं है। तू कहाँ पे है? तो आरव थोड़ा अजीब टोन में बोलता है कि मम्मी मैं ना अभी आ नहीं पाऊँगा, थोड़ा कुछ एक तेज़ी से ना कुछ एक काम आ गया है, तो थोड़ा-सा मुझे टाइम लग जाएगा। तो थोड़ा-सा सॉरी, हाँ, मतलब कि आप जो है मैं जानता हूँ कि आपको अपार्टमेंट बहुत लंबे टाइम से आपको चाहिए था, अभी आपको जाके मिला है, तो मैं समझ सकता हूँ आपकी बात को, लेकिन प्लीज़ थोड़ा-सा जो और वेट कर लो, मैं ऐसा ना फटाफट में निकल जाऊँगा, और चाहे कुछ भी हो जाए, डॉक्टर के साथ जो है अपॉइंटमेंट मैं आपको करा के जाऊँगा, मैं लेके जाऊँगा मैं ही आपको। तो कहा कि ठीक है, जल्दी आ जाना फिर। तो ये फ़ोन रख देते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि ये टाइम अभी तक सवा 7 का हो रहा था, उसके बाद फिर 8 बज जाते हैं, लेकिन 8 बजे तक क्या होता है कि आरव को कोई अता-पता नहीं है, आरव अब तक घर आया नहीं है। तो दोबारा एक की मम्मी फ़ोन करती हैं कि ज़रा देखें तो सही कि ये है कहाँ पे? 6 बजे के आने की बात थी, चलो 7 सवा 7 आके इसने एक मैसेज इसने दे दिया कि चलो अभी नहीं आ पाएगा, 8 बजे तक आ जाइए। लेकिन इसको फ़ोन कर रहे हैं, तो फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है या नॉट रीचेबल आ रहा है, इस तरीके से चीज़ें चल रही थी। तो तभी क्या होता है कि आरव का फिर दोबारा से सामने से फ़ोन आता है, और इस बार ना वो थोड़ा मतलब अजीब-सी वो बातें कर रहा था। मतलब होता ये है कि जैसे इसका फ़ोन आता है, तो इसकी मम्मी कहती हैं कि बेटा क्या हो गया है तुझे? तू लेके जाएगा कि नहीं लेके जाएगा? क्या बात है? तभी आरव कहता है कि मम्मी मैं ना आ नहीं पाऊँगा। अब ये सुन के इनकी मम्मी जो है ना, थोड़ा-सा मतलब उनको थोड़ा-सा ये चीज़ ना वियर्ड लगती है कि आरव ये किस तरह की बातें कहता है कि मैं आ नहीं पाऊँगा, मतलब इसका ये कहना क्या चाहता है ये? तो इन्होंने पूछा भी कि आरव क्या बोल रहा है यार? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तू क्या बोल रहा है कि तू आ नहीं पाएगा? अब इस बात का आरव को जवाब नहीं देता है। आरव इतना बोलता है कि मम्मी पापा का ख़्याल रखना। अब ये सुन कर के जो है ना, इनकी मम्मी थोड़ा-सा और ज़्यादा मतलब डर जाती हैं कि भई ये इस तरह की लाइन क्यों बोल रहा है कि मैं घर नहीं आ सकता, फिर अभी कह रहा है कि पापा का ख़्याल रखना। तो आरव से पूछती भी हैं इनकी मम्मी कि आरव तू सच-सच बता कि तू है कहाँ पे? तू घर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तू ऑफ़िस में है, तू रास्ते में है, तू कहाँ पे है? क्योंकि जब भी कि जब हम फ़ोन करते हैं तो तेरा फ़ोन जो है ना स्विच ऑफ मिलता है या नॉट रीचेबल मिलता है, ऐसा क्यों है? और जैसे ही हम फ़ोन रखते हैं, तभी सामने से तेरा कॉल आ जाता है यहाँ पे। तो आरव जो है ना इसमें ज़्यादा कुछ कहता नहीं है, बस वो चुपचाप रहता है और बोलता है कि माँ, मैं आ रहा हूँ।
अब इसकी मम्मी जो है वो और ज़्यादा कंफ्यूज है। अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि भाई मैं नहीं आ सकता, और अभी कह रहा है कि मैं आ रहा हूँ। तो इसकी मम्मी जो थी ना, मतलब टिपिकल जैसे रहता है कि यार मम्मियाँ जो है थोड़ी सी वो परेशान हो जाती हैं, तो उन्होंने बोला भी कि देख आरव, तू मजाक मत कर, तेरे मजाक करने की अभी तक आदत गई नहीं है। तू ज़रूर बड़ा हो गया, लेकिन तेरे अंदर का बचपना अभी तक गया नहीं है। भाई तू इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है? तुझे 6 बजे का बोला हुआ था और अभी 8 बज रहे हैं और अभी तक तेरा कोई अता पता नहीं है तू कहाँ पे है। ऐसे तो नहीं चलता है यहाँ पे। तो बस इतना सुनकर जो है आरव फ़ोन रख देता है। अब इसके बाद टाइम 8:30 का हो गया, 9 बज गए, 9:30 हो गए, 10 हो गए। अब आरफ की मम्मी को थोड़ा सा ये लगने लगता है कि यार कुछ ना ठीक नहीं है, कुछ तो ऐसा है, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। वो उनको अंदर इधर फील हो रहा था। अब आरफ की मम्मी क्या लगती है कि आरफ के दोस्त का एक नंबर था। अब वो जो उनका जो दोस्त था आरफ का, वो भी इंडियन ओरिजिन का ही था, तो उसका नाम रमेश था। जिस तो रमेश को उन्होंने फ़ोन मिलाया, पूछा भी कि रमेश क्या आरफ वहाँ पे है, बैंक में है वो भी? तो रमेश जो बोलता है ना, वो सुन के आरफ की मम्मी और पापा के पांव तले जमीन खिसक जाती है। रमेश बोलता है कि आंटी, आरफ को तो गए हुए काफी टाइम हो गया है, वो तो 5:30 निकल गया था। अब ये सुन करके जो है ना, आरफ की मम्मी जो है उनका टेंशन बढ़ जाता है कि आखिर ये लड़का पिछले 4-5 घंटों से है कहाँ पे, क्योंकि ना तो इसका फोन लग रहा है, फोन सामने से आ रहा है तो बहुत ही बहकी बहकी सी बातें कर रहा है, और अभी बैंक के भी पूछ के तो बातें भी ये नहीं है। तो आखिर ये लड़का है कहाँ पे? अब इसके बाद जो है ये लोग सोचते हैं कि यार क्या हम पुलिस पे जाएं या ना जाएं। तो इनके पापा ने कहा कि काम करते हैं, इसके दोस्तों के वहाँ थोड़ा और पूछते हैं, किसी को फ़ोन करके पूछते हैं, क्या पता शायद ये अपने दोस्तों के घर चला गया हो। वैसे आरव से इस तरह की बिहेवियर की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन उनके बाबू को लगा कि एक बार के लिए जो है हमें इसके दोस्तों के आसपास में पूछ लेना चाहिए, कंफर्म कर लेना चाहिए, क्या पता शायद ये दोस्तों की वहीं पे हो और ये इसने हमें बताया ना हो, या शायद ये बताना भूल गया हो, कुछ भी हो सकता है। तो जितने भी दोस्त थे, वैसे आरफ के बहुत ज़्यादा कोई दोस्त तो नहीं थे, लेकिन कुछ 3-4 दोस्त थे, तो उनके वहाँ पे फ़ोन किया भी था, और सब ने यही कहा कि आंटी, आरफ से हमारी कोई बातचीत आज हुई नहीं है और ना ही वो हमारे साथ में है। तो अब सवाल यहाँ में ये आता है कि अगर आरफ बैंक में नहीं है, अगर आरफ अपने दोस्तों के यहाँ नहीं है, तो फिर आरफ है कहाँ पे? अब आरफ के पेरेंट्स जो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा जो है एक बहुत ही टेंस माहौल में जी रहे थे। उनको समझ में नहीं आ रही कि आखिर आरफ है तो है कहाँ पे। अच्छा, मीनवाइल इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने सौरभ को भी सारी बातें बता दी थी कि आरव जो है वो 5:30 के बाद से जो है वो उसको कुछ अता पता नहीं है, तो फिर कहा था कि 5:30 बजे वो बैंक से निकल जाएगा, बट अभी तो वो घर पहुंचा नहीं है। उसके सारे दोस्तों को फ़ोन कर लिया, सारी बातें जो भी चीज़ें पिछले 4-5 घंटों में होगी, सारी की सारी बातें जो है सौरभ को बता दी गई थी। अब सौरभ जो है वो कनाडा में बैठा हुआ था, लेकिन तब भी जो उसको भी टेंशन हुई थी कि आखिर भाई है तो है कहाँ पे। वहाँ से सौरभ ने भी ट्राई किया था कि वो आरफ के फ़ोन में कॉल मिलाए, लेकिन उसको भी सेम वही जवाब मिल रहा था कि जो आरफ का नंबर है वो नॉट रीचेबल है, और कभी स्विच ऑफ मिलता था। अब सौरभ ने यही बात जो है अपनी मम्मी को भी बताई कि मम्मी, भाई का फ़ोन तो ऐसे ही आ रहा है, मैं भी फ़ोन कर रहा हूँ तो स्विच ऑफ आ रहा है, कभी कॉल कर रहा हूँ तो नॉट रीचेबल आ रहा है। अब होता क्या है कि ये सब होते होते लगभग रात के 12 बज जाते हैं। आरफ के मम्मी पापा ने कुछ खाया भी नहीं था, वो ऐसे ही थे। उनको टेंशन हो गई थी कि यार अपनी जवान लड़का है तो है कहाँ पे। तभी क्या होता है कि दरवाजे पे घंटी बजती है। आरफ की मम्मी को लगता है आरव आ गया है, तो वो आरफ के पापा से कहती हैं कि इस लड़के को जो है ना मैं आज बताऊंगी। क्या होता है कि ये बड़बड़ाते बड़बड़ाते जो है वो नीचे आती हैं, और नीचे दरवाज़ा खोलते हुए कह देती हैं कि आरव, ये कोई टाइम होता है आने का? लेकिन जैसे ही सामने वो दरवाज़ा खोलती है ना, वो देखते हैं कि सामने आरव नहीं है। वो जो कोई भी था उसको देख करके आरव की मम्मी और आरव के पापा जो है ना काफ़ी शौक में चले जाते हैं, क्योंकि वो सामने जो कोई भी था उन्होंने उन लोगों को अपने घर पे रात के इस पहर एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया था। दोस्तों, ये जो दोनों लोग जो आए थे ना, ये असल में पुलिस ऑफिसर्स थे। वो दोनों पुलिस ऑफिसर आरफ की मम्मी पापा से पूछते कि क्या आरफ शर्मा का घर यही है?
अब कमेंट्स में कोई ये मत कहना कि भाई हेमेंद्र की पुलिस जो है वो हिंदी में बात करी थी, मैं आपको कहानी हिंदी में बता। तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ इस तरह की बात ही होता है। तो आरफ के मम्मी पापा कहते हैं कि हाँ ऑब्वियसली बिल्कुल ये आदर्श शर्मा की घर है, लेकिन क्या बात है। दोनों पुलिस ऑफिसर फिर आगे दोबारा पूछते हैं कि क्या आप दोनों आरफ के पेरेंट्स हैं? बाकी हाँ जी, लेकिन बात क्या है प्लीज़ बताइए तो सही। तो इसके बाद जो वो दोनों पुलिस ऑफिसर जो बात बोलते हैं ना, ये बात सुन करके आरफ के पेरेंट्स अपने कानों में बिलीव नहीं कर पाते हैं। वो दोनों पुलिस ऑफिसर ये कहते हैं कि सर मैडम, आरफ का कार से एक्सीडेंट हुआ है। अब आरफ के बच्चे सोच ले कि आरफ का एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन कब, कैसे, कहाँ? तो आकि आरफ जो है वो रास्ते में ही था और एक गाड़ी में आके जो है उसको टक्कर मार दी थी। अब उनको ये लगने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये मतलब हुआ कब था ये सब कुछ। तो पुलिस ऑफिसर बता दें कि ये जो इंसिडेंट जो हुआ है ये लगभग 5:45 के आसपास हुआ है, 5:30 से 5:45 के बीच में ये एक्सीडेंट हुआ है। तो उसके बाद फिर पूछते हैं कि क्या आरफ को बहुत ज़्यादा चोट आई है क्या? तो आके मैडम, आरफ को चोट नहीं आई है, आरफ जो है वो मर चुका है। अब ये सुन करके आरफ के माँ बाप को अपने कानों में बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। वो वो कहने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? आप ये कह रहे हैं कि आरफ का एक्सीडेंट 5:30 से 5:45 के बीच में हुआ है, लेकिन आरफ का तो हमें कॉल आया था 10 बजे। बल्कि 10 बजे क्या, मुझे तो हमें तो उसका कॉल 7 बजे भी आया था, हमें उसका कॉल 8 बजे भी आया था, हमें उसका कॉल 9-10 बजे भी आया था, हमें तो उसकी शाम को 4-5 कॉल हमें आ गई हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? अब आरफ के पापा ने जैसे ये बात बोली ना, वो दोनों पुलिस ऑफिसर एक दूसरे का मुंह देखने लग गए थे कि आखिर इनके पेरेंट्स बोल क्या रहे हैं यहाँ पे। दूसरा ऑफिसर जो था ना, वो तब भी ये कहता है कि सर, हमें लगता है कि शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आरफ आपको कॉल करे। कहा कि नहीं नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, आरफ की तो कॉल आई थी हमें। तभी क्या कहते हैं कि आरफ के पापा, आरफ की मम्मी आपका फ़ोन निकाल के दिखाते हैं कि ये देखो, कॉल लॉग में आरफ की कॉल आ रखी है। दोनों पुलिस ऑफिसर ये कहते हैं कि सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अब इससे पहले कि आगे की बात होती है, ये क्या करते हैं कि अपने बैग में से एक छोटा सा प्लास्टिक का बैग निकालते हैं, जो कि देखने में एविडेंस का बैग लग रहा था। उन निकालते हैं तो उसमें जो है एक टूटा हुआ, बहुत ही बुरी तरह से क्रश्ड किया गया एक फ़ोन था। जो फ़ोन आरफ के पापा को दिखाया गया तो उनसे पूछा गया कि क्या आप इस फ़ोन को पहचानते हैं? जब आरफ के पापा ने उन फ़ोन की टूटी हुई पीसेस को बहुत ध्यान से देखा तो ये पाया कि ये फ़ोन तो आरफ का है। अब यहाँ से आरफ के पेरेंट्स कंफ्यूज और वहाँ से पुलिस ऑफिसर्स कंफ्यूज, क्योंकि पुलिस वालों का ये कहना था कि आरफ का एक्सीडेंट बहुत पहले हो चुका है और वो मर चुका है, जबकि पेरेंट्स का ये कहना था कि आरफ की तो कॉल हमें रात को 10 बजे भी आई थी और इसी नंबर से आई थी, जो आपने फ़ोन हमें टूटा हुआ दिखाया उसी फ़ोन से, उसी नंबर से ये आई है। और जो पुलिस ऑफिसर हैं वो ये कॉल लॉग देकर भी वो परेशान कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जो फ़ोन एक्सीडेंट स्पॉट में एक्सीडेंट के टाइम पे टूट चुका था, उसी फ़ोन से इनके पेरेंट्स को 4 से 5 बार कॉल्स आज की हैं। ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज मोमेंट था। लेकिन जब तक ये दोनों पार्टी जो है इन बातों को समझ पाते कि तभी क्या होता है कि आरफ की मम्मी के फ़ोन पे एक कॉल आती है। जो फ़ोन अपना चेक करती है वो देखती है कि कॉल और किसी का नहीं बल्कि आरफ का है। और ये चीज़ देख करके आरफ की मम्मी, पापा और वो दोनों पुलिस ऑफिसर्स दंग रह जाते हैं। आरफ की मम्मी जो फ़ोन उठाती हैं तो इस टाइम पे आरफ की मम्मी रोते रोते पूछती कि बेटा तू कहाँ चला गया है? बेटा ये पुलिस ऑफिसर्स क्या कह रहे हैं? ये कह रहे कि तेरा एक्सीडेंट हो गया है, मतलब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और यहाँ तेरा फ़ोन आ रहा है जबकि ये लोग टूटा हुआ फ़ोन लेकर के आए हैं तेरा। बेटा सच्चाई क्या है, तू बता दे, तू कहाँ पर है? उस टाइम पे आरफ ये कहता है कि माँ, जो पुलिस ऑफिसर आए हैं वो बिल्कुल सच कह रहे हैं, मेरा एक्सीडेंट हो चुका है, मैं मर चुका हूँ और ये मेरा फ़ोन जो है ये टूट चुका है पूरी तरह से।
माँ मैं वापस नहीं आ सकता, आप अपना और पापा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना और मुझे माफ़ कर देना कि मैं आखिरी वक्त में आप लोगों के साथ नहीं रह सका। मैं आप लोगों का काम कल पे, परसों पे, तरसों पे ऐसे टाले जा रहा था। मुझे इस चीज़ के लिए मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ और आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। वहाँ से आरव की बातों का भी हो कि बहुत बुरा बात था। वो कहते रहे कि आरव बेटा वापस आ जा, बेटा वापस आ जा। लेकिन आरव से भी था नहीं कह सका कि पापा अब मैं जहाँ जा चुका हूँ मैं वहाँ से वापस नहीं आ सकता। उन दोनों पुलिस ऑफिसर्स पे अपने लाइफ में बहुत सारे केसेस सॉल्व किए थे, लेकिन इस तरह का केस उन्होंने अपनी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं देखा। इस बारे में जब सौरभ को बताया गया तो सौरभ को भी यकीन नहीं आ रहा था कि यार आखिर ये चीज़ हुई कैसे। सौरभ का ये कहना था कि आरव भाई के जाने के बाद से जो है घर में माहौल बिल्कुल ही चेंज हो गया। सौरभ जो है वो कनाडा में अपनी पढ़ाई छोड़ करके अपने पेरेंट्स के साथ वापस शिफ्ट हो गया और अब वो कहीं पे ना जॉब कर रहा है। और ये कहानी जो है सौरभ ने ही हमें भेजी है। दोस्तों जब ये कहानी, जैसा मैंने आपको बताया कि कहानी जब मुझे सौरभ ने भेजी तो फिर ये कहानी पढ़ करके जो है मुझे ये बहुत ज़्यादा इमोशन, मैं भी बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा था कि आखिर की बेटा मरने के बाद भी अपने पेरेंट्स से जुड़ा रहा, वो अपने पेरेंट्स से माफ़ी मांगता रहा। हो सकता है कि शायद जब उसका एक्सीडेंट हुआ था और शुभी शुभी जब कॉल्स आई थी तो उस टाइम पे उसको शायद यकीन नहीं आ रहा था कि वो मर चुका है, क्योंकि कई बार इस तरह की जो केसेस होते हैं इसमें सोर्स को पता नहीं होता है कि वो मर चुके हैं या वो बिलीव नहीं करना चाहते कि वो मर चुके हैं। लेकिन आखिर में हमको ये चीज़ें रियलाइज़ हो ही जाती है, उनको मानना पड़ जाता है कि वो अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं है। और आखिर में जब वो दोनों पुलिस ऑफिसर्स आरव के घर आए और घर आके जो उन्होंने सारी बातें बताई, यहाँ पे आरव जो है उससे रहा गया नहीं और आरव ने जो है अपने माँ बाप को सारी सच्चाई बता दी। सौरभ को कहना है कि आरव भाई के लास्ट कॉल के बाद मम्मी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। पापा कभी कभी कहते थे कि उनको महसूस होता है कि आरव जो है वो घर में ही कहीं मौजूद है। अब सौरभ को कभी ऐसा कुछ फील हुआ तो नहीं है, लेकिन उसका ये ज़रूर कहना था कि हाँ मम्मी पापा की हालत जो है यहाँ देखी जाती नहीं है। कई बार सौरभ ने बोला भी है कि हम यहाँ से इधर शिफ्ट कर लेते हैं, कहीं और चले जाते हैं, लेकिन उन दोनों के पेरेंट्स जो हैं वो जाना चाहते नहीं हैं। शायद कहीं ना कहीं उस घर में रह करके आरव की यादों के साथ वो अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजार लेना चाहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये कहानी सिर्फ हॉरर के ऊपर नहीं था, ये कहानी सिर्फ भूत वगैरह के बारे में नहीं था, ये कहानी इमोशन के बारे में भी है। ये कहानी हमें ये सीख भी देती है कि हमें अपनों के साथ जितना हो सके टाइम स्पेंड करना चाहिए। आप अपने बाहरी कामों के लिए, बाहरी दुनिया के लिए आप अपने घर वालों का टाइम क्योंकि नहीं चल सकते हैं। आप अपने घर वालों के साथ में रहें, उनसे बात करें और उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखें। साथ ही साथ आपको अपने घर वालों को काम कल पे या परसों पे अब भी छोड़ना चाहिए। शायद आरव ने यही गलती की थी, शायद किसी चीज़ का गिल्ट आरव के दिल में उसके मरने के बाद भी रह गया। दोस्तों अगर आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हाइप का भी एक बटन आता है, आप इसको हाइप करें ताकि व्यूअर को लगे कि हाँ इस वीडियो में कुछ हलचल हो रही है और ये हलचल हम सारे लोगों तक पहुंचा सकें। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो को लेकर के या चैनल के किसी भी वीडियो को लेकर के कोई भी, अगर आपके माइंड में कोई राय है या कोई भी आपके माइंड में कोई ख्याल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ये आरव की आत्मा थी जो अपने पेरेंट्स से बात कर रही थी, या उनके पेरेंट्स का एक मैनिफेस्टेशन था आरव को लेकर के? इस पर आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के दिए। साथ ही साथ दोस्तों आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को ढेर सारा प्यार दें, क्योंकि हम अपने चैनल में ऐसी कहानी लेकर के आते हैं जो कि आपको डराती तो है ही, लेकिन साथ के साथ ऐसी भी सीख लेकर के जाती है जो आप अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। ये शायद आप इससे कुछ सीख ले सकते हैं कि जो गलतियाँ इन्होंने की है वो गलतियाँ आप लोग ना दोहराएं। और दोस्तों यही हमारे चैनल की सबसे बड़ी यूएसपी भी है
कि हम अपने चैनल में ऐसी कहानी लेकर के आते हैं कि हम अपने व्यूअर्स तक ये मैसेज दे सकें कि भाई आप अपनी लाइफ में कभी भी कोई गलत काम ना करें। तो दोस्तों, इस उम्मीद के साथ मैं कौशिक दिलवी आपको दोबारा मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।